जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है JDR स्टडी क्लासेस। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी और आप अपनी तैयारी भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और जहां कहीं भी होंगे आप लगातार अपने लक्ष्य की तरफ संघर्ष कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जो कि कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो बच जाएगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। तो फटाफट जुड़ जाइए हमारे चैनल से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारे वीडियोस जो आपके ज्ञानवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट से जाके अपनी अपनी कक्षाओं की जिसमें 9, 10, 11, 12 के साइंस के सारे वीडियोज आपको मिलेंगे। तो फटाफट जाइए और देखिए आपके लिए जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त होने वाला है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए समझते हैं आज का जो हमारा पहला टॉपिक है। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की एक ज़बरदस्त घटना जिसका नाम होता है निषेचन। क्या होता है दोस्तों निषेचन? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? ये सारी जानकारी हम समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का यह जबरदस्त और इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ध्यान से लगे रहिएगा, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करिएगा, फटाफट देखिएगा, क्योंकि एक एक वीडियो में जब कोई बातें बताई जाती हैं तो एक एक टॉपिक को आप ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुना और समझा करें। अगर आपको वीडियो में जरा भी कोई समस्या होती है तो अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें तुरंत बताएं, जरा सी भी झिझक ना लाएं, क्योंकि पढ़ने वाले लड़के शर्माते नहीं, झिझकते नहीं, अपना सवाल पूछ जरूर लेते हैं। यही तो है शिक्षा का एक जबरदस्त महत्व। तो दोस्तों, पहले समझते हैं पुष्प के भाग हमने समझ लिया है। आज हमें समझना है बेटा निषेचन के बारे में। क्या होता है निषेचन और कहाँ होता है निषेचन, है ना? तो बेटा ध्यान में रखेंगे, पहले हम समझने वाले हैं निषेचन होता क्या है। निषेचन क्या होता है बेटा? तो दो विपरीत युग्मकों का आपस में मिल जाना, संलयित हो जाना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि निषेचन पुष्पों में कहाँ होता है, तो पुष्पों में भी सेम मैटर, दो विपरीत युग्मक, यानी कि पुष्प में भी दो युग्मक पाए जाते हैं। एक होता है बेटा हमारा नर युग्मक और सेकंड हमारा क्या होता है? सेकंड होता है हमारा मादा युग्मक। ध्यान में रखेंगे, एक बहुत जबरदस्त टॉपिक बताने जा रहा हूं बेटा। नर युग्मक के लिए हम इस्तेमाल करते हैं परागकण का, जो कि बिल्कुल और बिल्कुल भी गलत बात है। यानी कि जो परागकण होता है वो नर युग्मक नहीं होता। तो फिर क्या होता है बेटा जी, है ना? होता है नर युग्मकोद्भिद। क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद। अभी आप देखोगे किस प्रकार से निषेचन होता है, किस प्रकार से बीजांड में प्रवेश करती है परागनलिका। तो ध्यान से देखिए, आपसे कभी पूछे कि क्या परागकण नर युग्मक है? बिल्कुल भी नहीं है बेटा जी। क्या है ये? नर युग्मकोद्भिद। यानी कि मीन क्या है सर इसका? युग्मकोद्भिद क्या होता है? युग्मक धन उद्भिद, यानी कि युग्मक को उत्पन्न करने वाला। तो जो नर युग्मक, जो परागकण होता है वो क्या होता है बेटा? नर युग्मकोद्भिद होता है। जबकि मादा युग्मक को हम किस नाम से जानते हैं? अंड कोशिका के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसे अंड भी कह सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? क्या समझा हमने ये कि बेटा जी पुष्पों में दो युग्मक पाए जाते हैं। एक होता है हमारा नर युग्मक, दूसरा होता है हमारा मादा युग्मक। नर युग्मक में हम परागकण लिख तो सकते हैं, लेकिन कह नहीं सकते कि परागकण नर युग्मक होता है। हम कहेंगे पुष्पी पादपों में परागकण नर युग्मकोद्भिद होता है। यानी कि जब परागण की प्रक्रिया हो जाती है तो यही परागकण बेटा नर युग्मकोद्भिद की क्या करता है? उत्पत्ति करता है। कैसे करता है वो हम समझने वाले हैं, तो ध्यान से समझेंगे। तो बेटा जी यही नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन
नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन यानी कि मिल जाना क्या कहलाता है? यही कहलाता है बेटा निषेचन। हम कहेंगे दो विपरीत युग्मकों का आपस में मिल जाना, दो विपरीत युग्मकों का आपस में मिल जाना कहलाता है संलयन। कैसे होता है निषेचन समझेंगे। बहुत जबरदस्त टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से लगे रहिएगा बेटा जी। बात आएगी सर जो निषेचन होता है इसके बारे में बताया किसने कि पुष्प में निषेचन जैसी भी कोई घटना होती है तो याद होगा आपको मैं उम्मीद करता हूं याद होगा बेटा। क्या याद होगा? स्ट्रासबर्गर। क्या नाम है? स्ट्रासबर्गर। क्या नाम है? स्ट्रासबर्गर, जिन्होंने गुणसूत्र की भी खोज की थी। तो स्ट्रासबर्गर ने ही सन 1884 में बताया। किसने बताया? स्ट्रासबर्गर ने बताया। किसने बताया बेटा? स्ट्रासबर्गर ने। कब बताया बाबू? 1884 में बताया कि पुष्पों में निषेचन जैसी घटनाएं भी होती है ना। तो कैसे होती है निषेचन जैसी घटनाएं? तो उन्होंने क्या बताया? अब हमारी कहानी हो रही है शुरू कि क्या है बेटा निषेचन, कैसे होता है निषेचन। तो दो विपरीत युग्मकों का आपस में मिल जाना, दो विपरीत युग्मकों का आपस में मिल जाना क्या कहलाता है? दो विपरीत युग्मकों का आपस में मिल जाना कहलाता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहलाता है। यहां पाया जाता है बेटा नर युग्मकोद्भिद। कहां पाया जाता है बेटा? तो परागकोश में पाया जाता है नर युग्मकोद्भिद, जहां से क्या होता है बेटा? हमने बहुत बार पढ़ा है बेटा, हमने पढ़ा है परागण। यहां से यानी कि ये संरचना देख रहे हैं, ये है बेटा परागकोश, और परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकण के जाने की क्रिया, स्थानांतरण की क्रिया क्या कहलाती बाबू? परागण कहलाती है। क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। अभी परागकण जब यहां पहुंच जाएगा, अब कहोगे सर तो नर युग्मक कहां रहता है? नर युग्मक कहां रहता है? तो परागकोश में। अब बाबू सर मादा युग्मक कहां रहता है? तो बेटा अंडाशय में। कहां रहता है? अंडाशय में। आगे मैंने पिछले कई वीडियोस में इसके बारे में बताया बेटा कि बीजांड कैसे काम करता है, बीजांड क्या है, भ्रूणकोश क्या है, भ्रूणपोष क्या है। अगर आपको जरा सा कोई डाउट है बेटा तो फटाफट जाओ प्लेलिस्ट में, फटाफट सारे वीडियोस देख डालो, और एक भी कॉन्सेप्ट अगर आपका छूटे तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो सर मेरा ये डाउट क्लियर नहीं हुआ। नहीं होगा तो हम कोशिश करेंगे आपके हर डाउट को क्लियर करने की। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया तो फटाफट पहले लाइक करिए, फटाफट लाइक करिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ लगातार शेयर करते रहिए और जबरदस्त तरीके से जुड़े रहिए, क्योंकि मजा आने वाला है पढ़ाई में। मजा अगर आप इंटरेस्ट लाते हो ना बेटा, पढ़ाई बहुत जबरदस्त चीज है, मजा आ जाती है पढ़ लिख के, है ना। पढ़ने लिखने में मजा ही कुछ और है भाई, है कि नहीं। यही तो एक जिंदगी है जो सुकून की रहती है। आप प्यार से पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ो। जैसे कोरोना के काल में आपने देखा होगा, खाया पिया सोया, सो के उठा थक गया, सोते सोते थक गया, फिर सोया, थका, सोया, थका, सोया, लगे पड़े भाई मेरे, है ना। ठीक उसी प्रकार से पढ़ो, उठो, पढ़ो। हाँ, लेकिन बेटा जब कभी भी पढ़े तो ध्यान में रखना, एक टाइमिंग बना के रखिए। 45 मिनट पढ़िए, 45 मिनट के बाद फिर 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, है ना। लगातार इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर आप क्या होता है ना कि पढ़ाई में मजा कब आएगा? मजा बेटा तब आएगा जब आप पढ़ाई में क्या लोगे? इंटरेस्ट लोगे। अगर आप इंटरेस्ट लेने वाले हो तो पढ़ाई कोई माई का लाल आपको रोक नहीं पाएगा। हाँ तो बेटा जी आते हैं टॉपिक की तरफ। जबरदस्त मजा आ रहा है। क्या आ रहा है भाई? कि नर युग्मक बनेगा परागकण के अंदर, है ना। नर युग्मक बनेगा परागकण के अंदर। कैसे? कि बाद में यही परागकण नर युग्मकोद्भिद की क्या करेगा? उत्पत्ति करेगा, जबकि मादा युग्मक बनेगा अंडाशय के अंदर। यहीं से बेटा निषेचन की प्रक्रिया शुरू होती है, और यहीं पे आके क्या करता है ये नर युग्मकोद्भिद? यहीं पे आके क्या कर जाता है? मिल जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेटा निषेचन। दो विपरीत युग्मकों का आपस में मिल जाना, दो विपरीत युग्मकों का आपस में मिल जाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? कहलाता है बेटा निषेचन।
क्या कहलाता है? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। आ गया? आगे बढ़े। अब बेटा कहोगे सर जब निषेचन हो जाता है तो जो कोशिका बनती है उस कोशिका का क्या नाम है? तो बेटा निषेचन के फलस्वरूप बनने वाली जो कोशिका है वो कहलाती है बेटा युग्मनज। क्या कहलाती है? युग्मनज। निषेचन के फलस्वरूप बनने वाली प्रथम कोशिका क्या कहलाती है? युग्मनज। क्यों बता रहा हूं ये? क्योंकि अगला चैप्टर जो है मानव जनन है। अगर युग्मनज आ गया तो यहां पे समझ में आने वाली है बातें। अगला टॉपिक हमारा युग्मनज क्या होता है। तो बेटा नर युग्मक प्लस मादा युग्मक बराबर क्या हो जाता है? युग्मनज हो जाता है। हाँ बेटा, तो 2-3 बहुविकल्पी सवाल यहां से बनेंगे। नर युग्मक क्या होता है बेटा? अगुणित होता है, मीन यन होता है। मादा युग्मक क्या होता है बेटा? अगुणित होता है, मीन क्या होता है? यन होता है। युग्मनज क्या होता है बेटा? द्विगुणित होता है, मीन 2n होता है। ये 1 नंबर के बहुविकल्पी सवाल बन के आएंगे। ना केवल पुष्प की बात की जाए, अगर हम बात करें मनुष्यों में तो शुक्राणु अगुणित, अंडाणु अगुणित, युग्मनज द्विगुणित। पॉइंट ध्यान से समझना है कि नहीं बेटा? तो यहां तक बातें समझ में आ गई। हमने क्या क्या समझा? हमने समझा पुष्प में 2 युग्मक होते हैं। नर युग्मक जिसका नाम क्या होता है? परागकण, जो नर युग्मकोद्भिद होता है। दूसरा क्या होता है? अंडकोशिका। परागकण कहां पाए जाते? तो परागकण परागकोश में पाए जाते हैं। अगर परागकण के बारे में जानना है तो वो भी वीडियो बेटा डिस्क्रिप्शन में है। अगर वहां नहीं मिलना तो आपको प्लेलिस्ट में पक्का मिलने वाला है, जाके फटाफट देखिए, है ना। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आना तो पूछिएगा। फिलहाल बेटा तो नर युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है। नर युग्मक कहाँ रहेगा? परागकोश में। मादा युग्मक कहाँ रहेगा? अंडाशय में। दोनों मिल गए, क्या हुआ? निषेचन। खोजा किसने? 1884 में। किसने? स्ट्रासबर्गर ने। बातें समझ में आ गई बेटा? तो निषेचन आपको समझ में आया? अगर निषेचन समझ में आया तो फटाफट लाइक की बटन दबा दीजिएगा। फटाफट लाइक की बटन दबा दीजिएगा। आगे बात करें परागकण का। अगला टॉपिक है हमारा परागकण का। वर्तिकाग्र पर अंकुरण। वर्तिकाग्र पर अंकुरण। अब कहेंगे सर जी ये क्या है? अरे भाई सब मिलेगा, बारी बारी से सब मिलेगा, केवल ध्यान से देखते रहिए। तो बेटा जी अगर आपको परागकण की संरचना याद है, नहीं याद है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो बेटा अगर आपको याद होगा तो परागकण में 2 कोशिकाएं पाई जाती थी। एक थी कायिक कोशिका, एक थी जननिक कोशिका। उसके बाहर आवरण जो था, अगर ये याद है, वो किसका बना हुआ होता है? वो बना हुआ होता है बेटा स्पोरोलेनिन का। याद है कि नहीं? और जहां पे स्पोरोलेनिन नहीं होता वहीं पे किसका निर्माण हो जाता है? जनन छिद्र का निर्माण हो जाता है बेटा। किसका निर्माण हो जाता है? जनन छिद्र का। तो अभी देखो कि अगर मान ले ये हमारा गुलाब का फूल है। आप कहोगे सर आप हर वीडियो में गुलाब का ही नाम क्यों लेते हैं? भाई तो एक चलता फिरता है ना, बहुत फेमस सा ये फूल है ना भाई, इसीलिए मैं गुलाब का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। हाँ आप अपने हिसाब से अलग अलग फूल इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, कोई पाबंदी नहीं है, हम आज़ाद हो चुके हैं भाई मेरे, है ना। तो ध्यान से समझो कि क्या होता है कि अगर मान ले कोई पुष्प है ना, उसी जाति का, मान लो मैंने कहा ना ये गुलाब है। अगर गुलाब के वर्तिकाग्र पर, बेटा ध्यान से समझना, गुलाब के वर्तिकाग्र पर अगर कभी दूसरे, अंकुरण का मतलब क्या है, खासियत समझो कि अगर गलती से कभी भी ना, अगर गलती से कभी किसी गुलाब के ऊपर कोई दूसरे पादप का परागकण आ गया, मान लो ये गेंदा का परागकण है और ये आ गया किसके, ये आ गया बेटा किसके, ये आ गया फटाफट गुलाब के वर्तिकाग्र पर। और जब ये गुलाब के वर्तिकाग्र पर आएगा, जैसे आपके स्कूल में फंक्शन चल रहा हो या फिर आपके घर पे कुछ पार्टी वगैरह चल रही हो, तो कोई आपको ऐसा संदिग्ध व्यक्ति मिल जाएगा, आप उससे पूछोगे भैया कहाँ से आए हैं, लड़का की तरफ से हैं कि लड़की की तरफ से, तो कहेगा भैया हम लड़की की तरफ से हैं। तब उसे प्यार से समझाइए भैया ये बर्थडे पार्टी है,
ये बर्थडे पार्टी है। उसके बाद जगह जगह सूजन, जगह जगह सूजन भाई मेरे, वही मैटर है यहाँ पर भी। अगर किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसी दूसरे जाति का परागकण आ जाता है तो वर्तिकाग्र की खासियत होती है उस परागकण को क्या करता है, नष्ट कर देता है, उसके अंकुरण को बाधित कर देता है, उसे अंकुरित होने से रोक देता है। क्योंकि वो बताता है बेटा कि ये क्या है, ये बर्थडे पार्टी है, ये क्या है, बर्थडे पार्टी है, यहाँ पे तुम काहे के लिए आ गए, है ना। तो बेटा बात समझ में आ गई। तो ये वर्तिकाग्र की एक जबरदस्त पहचान भी है कि वर्तिकाग्र को कहा जाता है परागकण का, है ना। वर्तिकाग्र को क्या कहा जाता है बेटा, वर्तिकाग्र क्या होता है आप पढ़ चुके हैं। वर्तिकाग्र को कहा जाता है परागकण का, परागकण का अवतरण मंच। क्या कहा जाता है बेटा, अवतरण मंच। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछेगा परागण के बाद परागकण कहां पर पहुंचते हैं, तो बेटा वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। और वर्तिकाग्र की ये विशेषता होती है कि किसी दूसरी जाति के पादप के परागकण को वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होने देता, उसकी वृद्धि को क्या कर देता है बेटा, रोक देता है और कहता है बेटा नहीं, बिल्कुल भी ये नॉट पॉसिबल, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा संभव नहीं है। बात समझ में आ गई। तो अब क्या करेगा फिर, अब देखो जब क्या है, यहां समझिए वो वाला चित्र बहुत ज्यादा है ना, बहुत इस्तेमाल बेचारा कर गया, वो भी कहेगा सर सारा मैटर हमारे ऊपर, सारा ठीकरा हमारे ऊपर ही काहे फोड़ रहे हैं। तो बेटा चलो मैं तुम्हें आजाद किए देता हूं, है ना। अब समझिए बेटा कि ये जो हमारा परागकण है यहां से यहां पहुंचेगा, तो अब वर्तिकाग्र के अंदर, वर्तिका के अंदर, पुष्प के अंदर कौन कौन सी घटना होने वाली है, कौन कौन सी घटना होने वाली है, तो वही हमें ध्यान से समझना है। कि क्या समझना है सर जी, क्या बताना चाहते हैं। तो बेटा एक घटना और है, उसे कहते हैं पराग स्त्री केसर, पराग स्त्री केसर संकर्षण। क्या है, पराग स्त्री केसर संकर्षण कहिए या फिर इसे क्रिया कहिए। अब आप कहोगे सर जी ये क्या क्या सर जी दे रहे हैं, कितनी हेडिंग बना रहे हैं बेटा, तो हर हेडिंग की अपनी अपनी महत्व है भाई। पराग स्त्री केसर मतलब परागकण और स्त्री केसर के बीच, स्त्री केसर के कितने भाग बेटा, स्त्री केसर किसे कहते हैं, पुंकेसर किसे कहते हैं, पुमंग किसे कहते हैं, जायांग किसे कहते हैं, ये सारा कुछ हमने पहले ही पढ़ लिया है। अगर नहीं याद है तो फटाफट देखो, स्त्री केसर में किसकी, जब किसी पुष्प में एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका, एक अंडाशय पाया जाए उसे क्या कहते थे, उसे कहते थे बेटा जी स्त्री केसर। और जब किसी पुष्प में एक परागकोश और एक पुतंतु पाया जाता था उसे हम क्या कहते थे बेटा, पुंकेसर कहते थे। पुंकेसर के गुच्छे को हम पुमंग कहते हैं और स्त्री केसर के गुच्छे को हम जायांग कहते हैं। याद हो गया ना, बिल्कुल याद काहे नहीं होगा, अरे हम पढ़ने वाले हैं भाई, है कि नहीं। तो पराग और स्त्री केसर के बीच कौन कौन सी क्रिया होती है बेटा, तो क्या होता है कि पराग कोश में परागकण का बनना, वहां से लेकर के पराग कोश में परागकण का बनना, परागण की प्रक्रिया होना, इसके बाद परागकण, यहाँ पे परागकण का क्या होना, अंकुरण होना, अंकुरण होकर क्या करना, सीधे सीधे बीजांड में प्रवेश कर जाना, अंडाशय तक पहुंच जाने की जो क्रिया है वो कहलाती है पराग स्त्री केसर क्रिया। है कि नहीं, समझ में आया। अब मैं आपको समझाता हूं कॉन्सेप्ट। बेटा देखो कैसे काम करता है हमारा पराग स्त्री केसर, है ना। अब देखो तो ये वाली कहानी थोड़ी सी फिर से समझाऊं, क्लियर करूं। यहां से परागकण बना, वर्तिकाग्र पर पहुंचा। अब यहां जब जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, वर्तिकाग्र पर पाए जाते हैं बेटा विशिष्ट प्रकार के रसायन। क्या पाए जाते हैं, विशिष्ट प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, जहां से क्या हो जाता है, इसका अंकुरण हो जाता है। क्या हो जाता है, परागकण का अंकुरण हो जाता है और एक नली का निर्माण होता है, जिस नली का नाम होता है बेटा पराग नली। क्या नाम होता है, पराग नली, है ना। मैं ये सारा चीज अगर आप नोट कर लिए हैं तो ठीक है, वरना आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप इसे नोट करिए, मैं आपको चित्र के माध्यम से विस्तार से समझाता हूं ये सारा टॉपिक, फटाफट समझ लीजिएगा।
तो देखो बेटा कैसे काम करता है परागकण, कैसे काम करता है वर्तिकाग्र। थोड़ा सा बड़ा चित्र बना रहा हूं ताकि आपको विस्तार से चित्र साफ साफ दिखाई दे। बेटा आप भी साथ साथ चाहे तो बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, कहेंगे सर इतना बड़ा मटका काहे बनाए, है ना बेटा, तो मटका नहीं है ये ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए बेटा अब क्या होगा, अब यहाँ चलिए हम बना देते हैं, वरना कहेंगे सर जी फूल आधा बना दिए, है ना। चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, फटाफट कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं सर क्या समस्या है, ठीक है। देखो बेटा अब यहाँ से परागकण पहुँच गया, यहाँ पर कहाँ पहुँच गया, वर्तिकाग्र पर। कहानी ध्यान से समझना। अब यहाँ पे जो पाया जाता है वो विशेष प्रकार का रसायन पाया जाता है, विशेष प्रकार का रसायन, विशेष प्रकार का रसायन। मैंने आपको अभी अभी बताया ना कि अगर किसी दूसरी जाति का परागकण किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर यहाँ पहुँच गया तो यही जो पहचान करता है, यही विशिष्ट प्रकार का जो रसायन होता है उसकी पहचान करता है और उसकी वृद्धि को क्या कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। चलो यहाँ एक चीज़ याद रखना कि कभी भी जैसे आप बीज, आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ बीज के बारे में, तो बेटा जब कभी भी बीज का निर्माण होगा या बीज बन जाता है तो बीज को सक्रिय रहने के लिए क्या क्या चाहिए बेटा, है ना, क्या क्या चाहिए, या अंकुरण के लिए क्या चाहिए, बीज अंकुरण के लिए क्या चाहिए, उसको मृदा चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए, जल चाहिए, भूमि चाहिए, है ना, ये सारी चीजें उसे चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वही चीजें हैं कि यहाँ पे जब कोई परागकण पहुंच जाता है तो ये जो विशेष प्रकार का रसायन होता है, अगर वो उसी जाति का परागकण है तब तो उसकी वृद्धि को प्रेरित करेगा, लेकिन अगर वो दूसरी जाति का परागकण है तो उसकी वृद्धि को यही अवरुद्ध कर देगा, उसे वही नष्ट कर देगा। अब मान लो ये उसी जाति का परागकण है, मान लीजिए ये उसी जाति का परागकण है, तो एक संरचना अगर आपको याद होगी तो मैंने आपको बनाया था, बताया था, क्या बताया था बेटा, ये संरचना क्या है, ये बीजांड है ना। आगे क्या है, ये बाहर इसके जो आवरण होता है बेटा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेटा अध्यावरण, है ना। ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा बीजांड वृंत, और ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, तो ये बन गया बेटा क्या, ये बन गया आपका बीजांड वृंत। ध्यान से समझना इस संरचना को। इसके ऊपर यहाँ पे 3 कोशिकाएं पाई जाती थी, यहाँ पे 2 छोटी छोटी कोशिकाएं, एक बड़ी कोशिका, है ना, ये, और बीच में पाया जाता था हमारा 2 ध्रुव केंद्रक। कहानी ध्यान से समझना, इसी चित्र को हमें यहाँ फिट करना है, इसी चित्र को हमें यहाँ फिट करना है। अब देखो बेटा 3-4 कॉन्सेप्ट तुम्हारे एक ही वीडियो में खत्म हो जाएंगे, ज़्यादा बहुत सारा वीडियो बनाने से कोई मतलब नहीं है। आपका जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो क्लियर होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखिए ये हो गया बेटा वही वाला चित्र है, ज़्यादा झोल झाल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये आके बीजांड वृंत किससे जुड़ जाता है, अंडाशय से जुड़ जाता है, और ये हो गया बेटा हमारा, ये हो गया हमारा बीजांड वृंत, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि भाई परागकण जब यहाँ पहुँच जाता है तो क्या होता है, ये जो विशिष्ट प्रकार का रसायन है यहाँ से क्या करेगा, इसे अंकुरित कर देगा। क्या करेगा, अंकुरित कर देगा, और एक नली का निर्माण होगा। उस नली का नाम क्या होता है बेटा, बार बार मैंने इसका नाम लिया है, बार बार मैंने इसका नाम लिया है, बार बार मैंने इसका नाम लिया, क्यों लिया, इस नली का नाम होता है बेटा पराग नली। क्या नाम होता है, पराग नली। तो बताइए फटाफट, पराग नली का निर्माण कब होता है, तो परागकण के अंकुरण के बाद ही पराग नली का निर्माण होता है। तो बेटा अब यहाँ से ये पराग नली पहुँच गई कहाँ पर, बीजांड में पहुँच गई। यहाँ पे 3 कोशिकाएं, यहाँ पे 2 छोटी छोटी कोशिकाएं, एक बड़ी कोशिका, और ये हमारा 2 ध्रुव केंद्रक। समझ में आ रहा। अब देखिए अब यहाँ पहुँचेगा तो जैसे ही पराग नलिका कहाँ पहुँच जाती है बेटा, बीजांड में। ये जो परागकण है ये 2 नर युग्मक को क्या करता है, छोड़ देता है।
क्या करता है, दो नर युग्मक को बेटा छोड़ देता है, जिसमें से ये आगे जाके परागनलिका आगे जाके क्या हो जाती है बेटा, फट जाती है। क्या हो जाती है, फट जाती है, और दोनों नर युग्मक को क्या करती है ना, बीजांड में प्रवेश करा देती है, छोड़ देती है, जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी जो बार बार पूछा जाता है। द्विनिषेचन क्या होता है, द्विनिषेचन क्या होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, त्रिसंलयन क्या होता है। बार बार के पूछे गए सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से देखेंगे बेटा। अगर नहीं आना तो जिंदगी में नहीं आना। मैं उम्मीद करता हूं आपको आएगा, मैं जानता हूं आप कितने होनहार हैं। तो बेटा ध्यान से देखो, परागकण से परागकण कहां पहुंचा बेटा, वर्तिकाग्र पर अंकुरण हुआ, जिसका वो सीधे पर एक नली की उत्पत्ति हुई, एक नली का निर्माण हुआ, जिस नली का नाम था परागनली। वो बीजांड में प्रवेश करते ही क्या हो जाती है, फट जाती है, और जब ये फट जाती है तो दो नर युग्मक का निर्माण होता है, दो नर युग्मक का निर्माण होता है। ध्यान से देखो, ये जो नर युग्मक होते हैं, ये जो परागनलिका होती है, ये जो दो नीचे की जो कोशिकाएं दो होती हैं, जिनका नाम क्या होता है, सहायक कोशिका। आपने पहले भी ये पढ़ा हुआ है। ये सहायक कोशिका को क्या करती हैं, चीरती हुई कहां पहुंच जाती हैं, सीधे पहुंच जाती हैं भाई कहां पे, अंड कोशिका के पास। कहां पहुंच जाती हैं, अंड कोशिका के पास। तो अंड कोशिका यानी कि क्या होता है, अंड कोशिका प्लस नर युग्मक क्या किसका निर्माण करते हैं, अंड कोशिका, और नर युग्मक निर्माण किसका करते हैं बेटा, भ्रूण का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब भ्रूण का निर्माण हो गया बेटा, है कि नहीं। तो यहां से जब ये आएगा, जब परागकण आएगा, जब परागकण दो नर युग्मक को रिलीज करेगा तो एक पहुंच जाएगा बेटा अंड कोशिका से। तो याद रखो कि अंड कोशिका पूछेगा, अंड कोशिका और नर युग्मक से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो फटाफट बताओ कि भ्रूण क्या होगा, अगुणित होगा या फिर द्विगुणित होगा, क्या होगा, द्विगुणित होगा, क्योंकि अंड कोशिका नर दोनों मिल गए, ये क्या हो गया, 2n हो गया। अगला कहानी देखो बेटा, और एक नर युग्मक तो आपका मिल गया किससे, एक नर युग्मक बेटा हमारा मिल गया अंड कोशिका से, जबकि एक चला जाता है कहां, जिस संरचना का क्या नाम है, दो ध्रुव केंद्रक। क्या नाम है, दो ध्रुव केंद्रक। जब ये दो ध्रुव केंद्रक से मिल जाता है तो बेटा याद है, दो ध्रुव केंद्रक में कितने केंद्रक, दो केंद्रक ऑलरेडी रहते हैं, यानी कि दो ध्रुव पहले से क्या होता है, 2n होता ही है, और बाद में एक नर युग्मक जाके इससे मिल जाता है, तो 2n प्लस n बराबर कितना, 3, है ना। त्रिसंलयन वाली संरचना अगर आपने सुना है, त्रिगुणित त्रिसंलयन। तो यहां देखो, यहां अंड कोशिका नर युग्मक मिलकर किसका निर्माण, भ्रूण का, है ना। और जबकि यहां पे क्या हो जाता है, केंद्रक, दो ध्रुव केंद्रक, और कौन मिलके, नर युग्मक, दूसरा नर युग्मक मिलके किसका निर्माण करते हैं, भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं। कहानी बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जबरदस्त है, और भ्रूण पोष क्या होता है, त्रिगुणित होता है। समझ में आया, बिल्कुल आना चाहिए भाई मेरे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि परागकण यहां पहुंचेगा वर्तिकाग्र पर, और परागनली कहां प्रवेश कर जाएगी, बीजांड में। दो नर युग्मक छोड़ेगा, एक नर युग्मक मिलेगा अंड कोशिका से, किसका निर्माण, भ्रूण कोशिका का। ठीक है, भ्रूण बन गया। अब एक नर युग्मक जाके मिल जाएगा दो ध्रुव केंद्रक से, किसका निर्माण, भ्रूणपोष को। अब ये जो बीच की बेटा, ये जो सहायक कोशिका होती है और ये जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, ये क्या हो जाती हैं, धीरे धीरे क्या हो जाती हैं बेटा, नष्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, है कि नहीं। ये तीनों कोशिकाएं, ये और दो सहायक कोशिकाएं आगे चल के क्या होती है, नष्ट हो जाती हैं। और ये जो अंडाशय होता है बेटा, जो अंडाशय होता है, ये क्या बन जाता है बेटा, फल बन जाता है। और इसके अंदर ये जो भ्रूण रहता है बेटा, ये इसे भ्रूणपोष, है ना, भ्रूण को क्या करता है, भ्रूण को यही भ्रूणपोष क्या करता है, पोषण देता है, और उसे जीवित रखने में क्या करता है बेटा, मदद करता है।
मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, आपके ये काम की भी जानकारी है, तो फटाफट इसे समझिएगा। अब कहेंगे सर अभी आपने यहां जो लिखा था द्विनिषेचन और त्रिसंलयन क्या होता है, तो बेटा ध्यान से समझो। द्विनिषेचन का मतलब क्या है, जबकि क्या होता है, निषेचन किसे कहते हैं, दो विपरीत युग्मकों का मिलना ही निषेचन कहलाता है। तो बीजांड के अंदर एक ही साथ कितने निषेचन हो रहे हैं, दो निषेचन। निषेचन का मतलब यहाँ एक नर युग्मक किससे मिला, अंडकोशिका से, एक किससे मिला, दो ध्रुव केंद्रक से, एक नर युग्मक किससे मिला, अंडकोशिका से। तो एक ही साथ दो निषेचन, इसीलिए इसे कहा जाता है दोहरा निषेचन। अब आप कहोगे सर त्रिसंलयन फिर क्या है, तो बेटा त्रिसंलयन यहां देखो ना, दो केंद्रकों का मिलना द्विसंलयन है ना, दोहरा निषेचन, द्विसंलयन। लेकिन जो ये है यहाँ पे दो केंद्रक पहले ही किसके पास थे, दो ध्रुव केंद्रक के पास थे, एक केंद्रक और जो हमारा नर युग्मक आया उसके साथ मिल गया, है कि नहीं, तो क्या बन गया बेटा, त्रिसंलयन। द्विनिषेचन त्रिसंलयन समझ में आया। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे और आपके ज्ञान को बढ़ाने में हम मदद कर सके, थोड़ी ही सही कर तो सके। अगर हमारा पढ़ाया किसी को जरा सा भी काम में आ जाता है तो बेटा हमारा पढ़ाया धन्य हो जाता है। बेटा अगले वीडियो में हम समझेंगे किस प्रकार से ये जो नलिका है, ये जो पराग नलिका है, ये बीजांड में कैसे प्रवेश करती है। क्या केवल बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, अगर कहीं और से प्रवेश करती है तो कैसे करती है। तो बेटा जी तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और ध्यान रखिएगा, मेहनत से पढ़िएगा और फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपके जो इष्ट मित्र हैं, जो परम मित्र हैं, कहिए रविंदर सर की क्लास मजा आ गया पढ़ के, फटाफट वीडियो को शेयर करिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश के साथ और एक जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।